नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। भारत में दुनिया के सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। इस बीच सबसे अधिक लोगों को टीकाकरण करने के मामले में भारत दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोविड टीका लगाने के मामले में भारत केवल अमेरिका से पीछे है। भारत में अब तक 2.974 करोड़ लोगों को टीकाकरण किया जा चुका है, जिनमें से शनिवार रात तक 2.431 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं अमेरिका में भी शनिवार रात तक 10.113 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। केंद्रीय मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि जारी है। रविवार को कोरोना संक्रमण के 26,000 से अधिक मामले सामने आए। चीन से सीमा पर तनाव होने के बीच दवाओं के लिए भारत की निर्भरता पहले से अधिक बढ़ी है। कोरोना महामारी में सबसे ज़्यादा कच्चा माल चीन से ही भारत पहुंचा है। साल 2020 में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कोरोना के साथ चीन सेना की हरकतों को रोकने में जुटी हुई थी, वहीं दवाएं बनाने वाले सबसे अधिक कच्चा माल चीन से लेना पड़ा। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 72% से भी ज़्यादा कच्चा माल चीन से मंगवाना पड़ा। इतना ही नहीं, पिछले 3 वर्षों के आंकड़ों पर गौर करें तो कच्चे माल के लिए भारत की चीन पर निर्भरता लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। देश में कोरोना महामारी ने इस साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रविवार सुबह तक बीते 24 घंटों में इस साल पहली बार रिकॉर्ड 25,320 संक्रमित मिले। 3 महीने बाद सक्रिय मरीजों की संख्या भी बढ़कर 2,10,544 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटों में 16,637 मरीज स्वस्थ घोषित किए गए। 62 दिन बाद कोरोना से मरने वालों की संख्या 150 के पार हो गई। शनिवार को 161 मरीजों ने दम तोड़ा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक दिवंगत महिला की वसीयतनामा को लागू कराने के लिए 31 साल पुरानी याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने इसे न्यायिक प्रणाली का एक दुखद और भयानक पहलू करार दिया। हाईकोर्ट ने पाया कि याचिका 3 दशकों से लंबित है, जबकि इस वसीयत पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। आदेश के मुताबिक ये वसीयत रसूबाई चिरॉय की थी, जिनका अक्टूबर 1989 में निधन हो गया था। उन्होंने 1980 में वसीयतनामा बनवाई थी, जिसमें उन्होंने सभी संपत्तियों को अपने रिश्तेदार की धर्मार्थ संस्था के नाम कर दिया था। उनके 5 बच्चे थे, जिनमें से एक पाकिस्तान के कराची में रहते हैं। अन्य 4 बच्चों ने चिनाय के निधन के बाद हाईकोर्ट पहुंचे और कहा कि वे इस वसीयत पर कोई वाद विवाद नहीं करना चाहते हैं, अतः कोर्ट इसे लागू करे ताकि ये संपत्ति धर्मार्थ संस्थान को दी जा सके। केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने कभी भी ट्विटर समेत किसी भी सोशल मीडिया कंपनियों के कर्मचारियों को जेल भेजने की धमकी नहीं दी है। मंत्रालय ने फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर के कर्मचारियों को जेल की सजा का प्रावधान करने संबंधी खबरों पर कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अन्य व्यवसायों की तरह ही भारत के कानून और संविधान का पालन करने के लिए बाध्य है। जैसा कि संसद में स्पष्ट किया गया है कि सोशल मीडिया के यूजर्स सरकार, पीएम या किसी भी मंत्री की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन हिंसा को बढ़ावा देना, सांप्रदायिक विभाजन या आतंकवाद के प्रसार को रोकना होगा। संसद की एक समिति ने 3.15 लाख करोड़ की लंबित राजमार्ग परियोजनाओं पर नाखुशी जताते हुए सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय से कहा है कि पहले इन परियोजनाओं को पूरा करे, तभी किसी नई परियोजना का ऐलान करे। लंबित 888 परियोजनाओं के तहत 27,665 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाने हैं। परिवहन, पर्यटन, संस्कृति पर बनी संसद की स्थायी समिति ने संसद में पेश अपनी नई रिपोर्ट में यह भी कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को लंबित सड़क परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना चाहिए। 31 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष टीजी वेंकटेश ने कहा कि सड़क परियोजनाओं में देरी के चलते समय का बहुत नुकसान होता है और सड़क का इस्तेमाल करने की वजह से ईंधन की खपत भी बढ़ जाती है, साथ ही परियोजना की लागत भी बढ़ जाती है। तमिलनाडु में मक्कल निधि मय्यम के प्रमुख और अभिनेता कमल हासन की कार पर रविवार को एक युवक ने कथित तौर पर हमला कर दिया। हासन कांचीपुरम में चुनाव प्रचार के बाद एक होटल जा रहे थे, तभी ये घटना हुई। कथित तौर हमला करने वाला व्यक्ति हासन का फैन बताया जा रहा है। पार्टी के एक नेता ने बताया कि घटना में हासन को चोट नहीं लगी है, हालांकि उनका वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। एमएनएम के नेता एजी मोरे ने ट्वीट कर घटना की जानकारी दी। इसमें उन्होंने बताया कि हासन पर हमले का प्रयास करने वाले युवक को पुलिस को सौंप दिया गया है।
दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में बदमाश किस कदर बेखौफ हैं, इसकी बानगी एक बार फिर बाजार में कार लूट की घटना से देखने को मिलती है। रविवार शाम बदमाशों ने बंदूक की नोक पर इंजीनियर से कार की चाबी छीन ली। यह घटना उस वक्त हुई जब इंजीनियर अपने परिवार के साथ पड़ोस के बाजार में खरीदारी के लिए गए थे। पीड़ित एक निजी कंपनी में बतौर इंजीनियर कार्यरत है। जानकारी के मुताबिक ग्रेटर नोएडा निवासी सूरजपुर के मिगुन गोल चक्कर पर खरीदारी के लिए निकले थे। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र के नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी किसानों का पक्ष लेते हुए रविवार को कहा कि जिस देश का किसान और जवान असंतुष्ट है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। मलिक ने गृह जनपद में अपने अभिनंदन समारोह में कहा कि यदि केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी मान्यता दे देती है तो प्रदर्शनकारी किसान मान जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में किसानों के पक्ष में कोई भी कानून लागू नहीं है। इस स्थिति को ठीक करना चाहिए। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह ने रविवार को कहा कि संसदीय कार्रवाई के नियम लंबे समय तक स्थायी नहीं रह सकते हैं और बदलते समय तथा भविष्य की मांग के अनुसार उनमें बदलाव करना भी आवश्यक है। राज्यसभा के नए सदस्यों के 2 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम में हरिवंश ने उम्मीद जताई कि वे लोग अपने वरिष्ठ विशेषज्ञ और राज्यसभा सचिवालय के अधिकारियों के साथ बातचीत के माध्यम से संसदीय प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर अपना ज्ञान बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि कार्रवाई के नियम लंबे समय तक स्थायी नहीं रह सकते हैं। उन्होंने बदलते समय और भविष्य की मांगों के आधार पर बदलना होगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के चुनाव प्रचार अभियान की गति को प्रदान करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को पश्चिम मेदिनीपुर जिले में रोड शो किया। इसमें उन्होंने वादा किया कि सत्ता में आने के बाद भाजपा पश्चिम बंगाल में वास्तविक परिवर्तन लाने तथा राज्य को सोनार बांग्ला में बदलने में सफल होगी। राज्य के विधानसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवारी के समर्थन में शाह ने पश्चिम मेदिनीपुर के खड़गपुर में रोड शो किया। पद्म भूषण से सम्मानित चित्रकार लक्ष्मण पाई का रविवार को गोवा में उनके आवास पर निधन हो गया। पाई 95 वर्ष के थे। उनके निधन पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शोक जताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि गोवा के जाने माने कलाकार पद्म भूषण लक्ष्मण पाई के निधन से बहुत दुख हुआ। गोवा ने आज एक रत्न को खो दिया। हम कला के क्षेत्र में उनके अपार योगदान को हमेशा याद करेंगे। उनके परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है। आज क्रिकेट भारत का सबसे लोकप्रिय खेल है, पर क्या आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत कब और कैसे हुई? पहला क्रिकेट मैच किसके बीच खेला गया? उसे किसने और कैसे जीता? तो इसके जवाब दिलचस्प है। दरअसल आज से 144 साल पहले यानी 15 मार्च 1877 को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ था। यह टेस्ट मैच वैसे तो ऑल इंग्लैंड विरुद्ध और कंबाइंड न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया 11 के खिलाफ खेला गया। बाद में इसे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला माना गया। आज भी इसके कई रिकॉर्ड कायम है। भारतीय टीम ने इंग्लैंड को दूसरे T20 में 7 विकेट से हरा दिया। 165 रन के टारगेट का पीछे करते हुए भारतीय कप्तान विराट कोहली ने नाबाद 73 और ईशान किशन ने 56 रन की पारी खेली। ईशान डेब्यू मैच में 50 लगाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया है। कोहली की T20 करियर में यह 26वीं 50 रही। हॉलीवुड फिल्म अवतार को हाल ही में चीन में री-रिलीज किया गया है। अवतार ने री-रिलीज के पहले दिन में 89.40 करोड़ रुपए कमाई की। इसके साथ ही फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करीब 20,368 करोड़ रुपए हो गया है। 20,368 करोड़ रुपए कलेक्शन करते अवतार ने कमाई के मामले में अवेंजर्स एंड गेम को पीछे छोड़ दिया है, जिसका कुल कलेक्शन 20,332 करोड़ रुपए था। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।